नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास इंदौर मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बिल्कुल ही देखा करिए और हमारे चैनल का प्लेलिस्ट आवश्यक रूप से चेक करिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली का पंचांग जो बना है वो ज्येष्ठ और आषाढ़ का प्रभाव है। इसमें जन्मा जातक बहुत ही धीर, गंभीर और क्रोध को नियंत्रण में रखने वाला होता है। पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप अगर क्रोध से युक्त नहीं हैं या आप अगर अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो सामने वाला जो है वो भी अपने क्रोध का नियमन करना जानता हो। ये कोई आवश्यक नहीं है। इस वजह से इस कुंडली में किसी दूसरे के कोप का भाजन बनने का दोष भी लगा है, ये मैं आगे बताऊंगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे भी वही बात आती है, धन कमाने के लिए इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। जन्मवार शनिवार का है, इस वजह से व्यक्ति थोड़ी दुखी मानसिकता का होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और इस नक्षत्र का प्रभाव जो है वो ये वस्तुतः तो ये नक्षत्र शुक्रदेव का है, पर ओम अद्भ्यो नमः वरुण देवता इस नक्षत्र के स्वामी हैं। तो जल की बर्बादी न करें, सफ़ेद चंदन शिव जी पे अर्पित करना चाहिए। और इस नक्षत्र में या फिर जो कुंडली में स्थिति बनी है ग्रहों की, इस आधार पर व्यक्ति को कई बार सर में दर्द, बदन में दर्द की समस्या, ऐसे कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। और कपास की जड़ रविवार के दिन ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप करके कम से कम 1000 बार अपने गले में धारण करना चाहिए। इस कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है। सप्तमेश सप्तम में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा कम प्रभावित होगा। पर वैसे सप्तम भाव में शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव या सप्तम भाव के स्वामी का राहु केतु से प्रभावित हो जाना, ये व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति धनवान है, सुखी है, दार्शनिक बहुत अच्छा है। मतलब उनकी जो बुद्धि होगी वो अपने समाज में और अपने कुल में बिल्कुल ही अलग और विलक्षण होगी, जो धर्म को और न्याय को समझने वाली होगी। इतना ही नहीं, अगर गुरु लग्न को देखते हो तो व्यक्ति का दर्शन इतना मजबूत और बलवान होता है, वो देखने में भी सुंदर होता है, वो धन में भी सुंदर होता है, ज्ञान में भी बेहतर होता है, चरित्र में भी बेहतर होता है। हाँ, यहाँ के सप्तम भाव के जो गुरु होते हैं, जैसे कि यहाँ इनकी कुंडली में राहु के साथ बैठे हैं, यहाँ पत्नी के साथ मतभेद दिखता बन रहा है। यहाँ पे सूर्य और शुक्र के साथ पत्नी का सुख तो है, मतलब विवाह टूटने वगैरह का कोई योग नहीं है, पर संपूर्ण सुख नहीं है, क्योंकि नवम भाव पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन का होता है। और जब वहां पे सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाएंगे तो पत्नी के होने के बावजूद उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, वहां पे बहुत अच्छी तालमेल नहीं देखी जाती है। और सप्तम स्थान के गुरु जहां केंद्र में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, अपने से चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का अपने भाव से चौथे भाव में जाना, चंद्रमा दिग्वली गुरु से चंद्रमा केंद्र में, 2-2, 3-3 शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ गए। मंगल और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में अच्छा बन रहा है। मंगल दिग्बली हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए वैसे अष्टम भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो व्यक्ति पे जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। वो अपने माता और पिता को व्यय देने वाला होता है, खर्च देने वाला होता है, उनका भरण पोषण करने वाला होता है, मतिमान होता है और बहुत ही सुहृद नेचर का होता है। चंद्रमा से गुरु केंद्र में, लग्न से चंद्रमा केंद्र में, लग्न से गुरु केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में बुध, चंद्रमा से केंद्र में मंगल, गुरु से केंद्र में मंगल। ये जो स्थितियां बनी हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान आदि के सुखों के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। परंतु जन्म कुंडली में मंगल का चंद्रमा से केंद्र में होना ये व्यक्ति के दाम्पत्य को और निर्णय लेने की क्षमता को सफोकेट भी करेगा। इतना ही नहीं, जब गुरु राहु के संपर्क में आ जाएंगे तो पत्नी से, दाम्पत्य से उस तरीके का सुख प्राप्त नहीं होता है जितना व्यक्ति चाहता है या जितनी वो इच्छा रखता है। मतलब हमें किसी भी अवस्था में अपने दाम्पत्य में बहुत एनर्जी देने की आवश्यकता होगी। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना एक कमजोर पक्ष दिखा रहा है। साथ ही साथ नवांश कुंडली के 12वें भाव में शनि का बैठना और द्वितीय भाव में मंगल के साथ बुध का बैठना, तो बुध जो हैं वो हर जगह मंगल के प्रभाव में आने से व्यक्ति क्रिएटिव होता है, खेल कूद कर ले, कला के क्षेत्र को समझने वाला हो जाए, बुद्धि के बल को विकसित करने वाला हो जाए,
धर्म को समझने वाला हो जाए, चरित्रवान होता है, इसके साथ साथ वो कंप्यूटर आदि तकनीक की जानकारी रखने वाला भी होता है। पर नवमांश कुंडली के लग्न को पापकर्त्री लगने के कारण एक तरफ शनि, दूसरी तरफ मंगल दाम्पत्य के टूटने के कई गुना चांसेस बढ़ा देते हैं, या दाम्पत्य के सुखों के प्रभावों को कमजोर करने के कई गुना चांसेस बढ़ा देते हैं। इस कुंडली में सप्तम भाव, नवम भाव थोड़े कमजोर से मुझे दिख रहे हैं। दशम स्थान में मंगल और बुध का बैठना इनके करियर को बहुत ही बेहतर और उजागर बनाएगा। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का उत्तर दिशा में बलवान होना बहुत अच्छा होता है। सप्तम स्थान में देव गुरु बृहस्पति बलहीन हो जाते हैं, लग्न में बली होते हैं। सूर्य और मंगल जन्म कुंडली के दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, और जन्म कुंडली के नवम स्थान में सूर्यदेव व्यक्ति को छोटे भाई बहन से, मतलब एक दो स्थितियां यहां पे बन रही है, एक सप्तम भाव में गुरु और नवम भाव में सूर्य। ये जो दोनों ग्रह हैं वो व्यक्ति को चरित्रवान तो बनाते हैं, पर कुल खानदान में व्यक्ति अकेला ऐसा होता है जो कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। मतलब ये जितनी प्रगति करेंगे, बाकी के कुल खानदान में इनके भाई बहन जितने भी होते हैं वो इतना नाम रोशन नहीं कर पाते। यानी कि समाज का या परिवार का ये व्यक्ति इकलौता ऐसा एक व्यक्ति हो जाता है जो अकेले अपने दम पे उसका नाम रोशन करता है और बेहतर बनाता है। इस कुंडली में चंद्रमा के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, और चंद्रमा के ठीक पीछे जब शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के दाम्पत्य को और व्यक्ति के मन मुताबिक परिणाम को कमजोर करने का वो एक नया अध्याय लिख देते हैं। गुरु की दृष्टि शनि पे, चंद्रमा के ऊपर मंगल और बुध का प्रभाव, और जन्म कुंडली के नवांश में सूर्य और शुक्र का, लग्न कुंडली के नवम भाव में सूर्य और शुक्र का बैठना, ये दो तीन जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति को तो व्यक्ति अपने लिए वो बिल्कुल अच्छा है, पर वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, जब आप इनकी कुंडली के लग्न के बल को देखते हैं तो लग्न 6 डिग्री का बना है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो स्वभावगत बचकानी या बचपना करने वाला, बहुत जल्दी किसी के ऊपर प्रभाव नहीं दिखा लेने वाला, या बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। यहाँ ये आक्रामकता बहुत ही कम है, और व्यक्तित्व जो है वो बार बार बदलने वाला है। इस वजह से कई बार दिक्कत भी होती है। जहां आपका जो प्रभाव है वो सदैव एक जैसा नहीं है, आप दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और इस दौरान आपका जो अपना प्रभाव है वो कहीं गुम हो जाता है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि कम से कम 3 शुभग्रह केंद्र में बैठे हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। मतलब ये चरित्रहीनता का दोष इस कुंडली में कभी नहीं लगेगा, और इसका एकमात्र कारण जन्म कुंडली के गुरु और सूर्य का बढ़िया बैठना है। शुक्र भी ठीक बैठे हैं, जहां व्यक्ति का धर्म, आध्यात्म, चिंतन, रिसर्च, अनुभव, मंत्र जप और आध्यात्मिकता, इन सभी चीजों का सुख व्यक्ति को शुक्र के कारण मिल जाता है। एक अच्छी बात इस कुंडली की यह है कि 11वें भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली के 4th भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के अपने भाव से 4थे घर में बैठा है। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में जितनी भी इच्छाओं की स्थिति है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिल करके करने वाले हैं। व्यक्ति में आध्यात्मिक सुख सूर्य की दशा में बढ़ने वाला हो सकता है। शनि के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो व्यक्ति को न्यायप्रिय और दयालु बना रही है। इतना ही नहीं, व्यक्ति जितनी भी मेहनत करता है उसके थोड़े कम प्रभाव से जो प्राप्त होने वाली बातें हैं वो शनि के 5म भाव पे दृष्टि के कारण हो रही हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे है। उस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं। इस कुंडली के द्वितीय के साथ, तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य और द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र, तो 12वें के स्वामी जब जन्म कुंडली के भाग्य में बैठेंगे तो भाग्य की निंदा करवाएंगे या भाग्य को कमजोर करेंगे या भाग्य में संघर्ष देंगे। और जब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। इस अवस्था में जब सूर्य की दशा आएगी तो व्यक्ति में व्ययाधिक्य देखने को मिलेगा। उसके मन मुताबिक परिणाम, नौकरी में दिक्कत, स्वास्थ्य में समस्या, मन के मुताबिक जो भी चीजें होती हैं वो नहीं होंगी। इतना ही नहीं, जब शुक्र का अंतर आएगा या शुक्र की जब महादशा आएगी तो व्यक्ति के धर्म में
आध्यात्म में, चिंतन में, व्यवहार में और उसके परिणाम में प्राप्त होने का योग जुड़ जाएगा। मतलब ये एक अच्छी बात है। लेकिन समस्या यहां तब भी फिर से होगी कि धन भाव के स्वामी अपने भाव से 8वें घर में बैठे हैं। इस अवस्था में उनका थोड़ा बहुत संघर्ष आवश्यक रूप से होता ही है, क्योंकि ये बात मैंने इस पे एक कार्यक्रम करके बताया था कि जब कभी भी भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो वो भाग्य से संबंधित चिंताएं देते हैं। और जब जन्म कुंडली का गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ जाता है, लग्न पे जब राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती है या उनकी स्थिति बैठने की बन जाती है, तो यहां व्यक्ति के अनुभवों का सुख प्राप्त नहीं होता। उसकी ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति कई बार उसे कमजोर बना देती है, या जितना उसको होपफुल रहना चाहिए, जितना एकदम आशावादी प्रवृत्ति जितनी रहनी चाहिए उतना वो नहीं रहता। ऐसी अवस्था में संतान, ऐसी अवस्था में भाग्य के सुख में विलंब, और ऐसी अवस्था में कई बार उसके प्रभावों में बहुत ही मजबूती नहीं देखने को मिलती है। करियर के हिसाब से ये कुंडली बहुत अच्छी है। आप विदेशी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। करियर को लेकर के दशमांशा कुंडली के चतुर्थ भाव में जो नीच के सूर्य बैठे हैं और उनका नीच भंग सामान्यतया तो नहीं हो रहा है, पर फिर भी इतना कम से कम भाग्य का सुख व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, राहु उनके उच्चत्व की वृद्धि कर रहे हैं और अष्टम स्थान में शनिदेव आपके काम में आपका मन लगा रहे हैं और कम से कम आपको नियमित भी बना रहे हैं। इस कुंडली की सबसे जो अच्छी बात है, एक और भी अच्छी बात है कि पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को देख रहे हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। और गौर से समझिए तो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। तो पंचम भाव के ऊपर जब शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति चाहे जितना प्रेम देना चाहे या चाहे जितना प्रेम प्राप्त करना चाहे, इसमें अनियमितता देखने को मिलती है। साथ ही साथ उसके बदन दर्द और पेट दर्द की शिकायत प्रायः बनी रहती है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी, नियमित दिनचर्या का पालन नहीं कर पाना, ये सब व्यक्ति के जीवन में सामान्य सी समस्या बनी रहती है। संतति को लेकर के मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो घर में कलह का वातावरण न बने। पत्नी को खुश करने की पूरी कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो सके घर में भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए। जल की बर्बादी बिल्कुल न करिए और वृक्षारोपण में बरगद का वृक्ष लगाइए। आप अधिक संख्या में बरगद का वृक्ष लगा करके अपने ग्रहों को और भी ज़्यादा अनुकूल कर सकते हैं। चांदी का दान करिए, धातु में स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, अभी के हिसाब से लाजवर्त पत्थर का दान कर सकते हैं, भगवान शिव को नाग अर्पित कर सकते हैं तांबे का। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन अगर हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाकर के मंदिर को धोने का काम भी कर देना चाहिए। आपकी कुंडली में मैं और भी बाकी के जो अन्य वर्ग चार्ट हैं उसके आधार पर अगर बात करूं तो इस कुंडली में संतति के सुख में कमजोरी दिख रही है। मतलब अगर उसके लिए कभी आपको लड़ना पड़े तो संभवतया वैसी स्थिति बन सकती है। इतना ही नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में संतति आपकी ही होकर के रहेगी, अगर उसको चाहे कितना भी दूर किया जाए। इस कुंडली के आधार पे चरित्र का सुख बहुत अच्छा है। अपने कर्तव्यों का बोध आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको पता है कि आपका काम क्या है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो दशाओं के क्रम में अगर बात करते हैं तो शुक्र, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपको धनदायक होंगी। मन शांत रहेगा, विनम्रता रहेगी, बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं रहेगी और संतुलन बना रहेगा। पर समस्या होगी शनि की दशा में, जहां व्यक्ति कई बार अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने दाम्पत्य, अपने मेहनत के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम और आलस्य को लेकर के प्रायः चिंतित रहता है। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली को बहुत ज्यादा फायदा देगा। अंक के आधार पर इस कुंडली में 7 अंक बहुत अच्छा है। दिशा के आधार पर अगर धन कमाने की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में दिशा दक्षिण और पूर्व की बहुत अच्छी है। इस कुंडली में राशियां मकर, वृषभ और कर्क की बहुत अच्छी हैं। शत्रुता कभी न करें मीन, वृश्चिक और मेष वालों से। इस कुंडली में विवाह में ही कमजोरी मुझे दिख रही है। कई बार पत्नी अनियमित दिनचर्या या कठोर या कई बार बहुत ज़्यादा रूड या प्रैक्टिकल हो जाती हैं, जहां सिर्फ वो अपने बारे में ही विचार करती हैं। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना कई बार दोष भी लगा देता है। हालांकि वहां पे उतना ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है,
पर फिर भी वहां पे कमजोरी रहती है। नवांश कुंडली के लग्न में उच्च का शुक्र बैठा है, इस वजह से पत्नी सुंदर हैं, व्यवस्थित हैं, ऐसा तो नहीं कर सकता पर सुंदर जरूर हैं, और अनुभवी हैं, या कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी समझ बैठती हैं। नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली में पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपद, मृगशीरा और हस्त के साथ रेवती, यह नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन के आधार पर बुधवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए कोई भी काम करना हो जो धर्म से जुड़ा हो, नेचर के हिसाब से दूसरों के लिए जुड़ा हो, दूसरों को सुख देने के लिए जुड़ा हो, आध्यात्म के लिए जुड़ा हो, तीर्थ के लिए जुड़ा हो, मंदिर के लिए जुड़ा हो, दान के लिए जुड़ा हो, इस तरीके का कोई भी जहां पे आपका आध्यात्मिक चिंतन बढ़ता है, तो आप इस कुंडली के लिए गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य भी इसमें सहायक होंगे। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, एजुकेशन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, दाम्पत्य और पत्नी से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, तो आप गुरु और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खुद के करियर, अपने खुद के व्यवहार, अपने खुद के कंसंट्रेशन और अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए अगर कोई भी काम करना हो, तो चंद्रमा और बुध की दशा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रत्न इस कुंडली के लिए सदैव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का रत्न पुखराज, अभी के लिए लाजवर्त, अगर लाजवर्त पहनेंगे तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, और अगर गुरु का रत्न पहनेंगे सिर्फ तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में 5.25 रत्ती। इसके हिसाब से इस कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको सत्य बोलने की ताकत देते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां वो आपको सुंदर बना रहे हैं और आपके मन को मलिन नहीं बना रहे, मतलब अच्छा बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपको धार्मिक बना रहे हैं और सुखी बना रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को समझने की शक्ति और तालमेल बिठाने वाला बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में आपको धार्मिक, व्यवस्थित और चिंतन करने के साथ साथ लोगों को आदर देने वाला बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव, साथ ही साथ धर्म को समझने की ताकत, दान देने का बल और पत्नी के साथ बैलेंस बनाने का बल, ये गुरु दे रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपको व्यवसायी या बिजी रहने वाला, धर्म में दृष्टिकोण रखने वाला और व्ययी मानसिकता का बना रहे हैं। कई बार वो आपके दाम्पत्य के बीच में मतभेद भी दे रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में आपके परिणामों को कमजोर, विलंब से परिणाम देने वाला, घसीटी देने वाला, कष्ट और आलस्य देने वाला बना रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर ये बात मैं कर रहा हूं। राहु और केतु आपकी कुंडली में, वहां पे राहु और केतु में से अगर गुरु और राहु की बात करते हैं तो वहां पे कोई चांडाल जैसी कोई बात नहीं है। वहां गुरु व्यवस्थित हैं, अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, वो अपनी राशि में हैं। अगर राहु की डिग्री की बात करते हैं और गुरु की डिग्री की बात करते हैं तो राहु की डिग्री ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से उसकी दशा भी आपको खराब नहीं देगी, कम से कम वो व्यवस्थित जरूर होंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि गुरु और राहु का संपर्क कई बार आपके प्रभावों को और आपके कारोबार को, आपकी दिनचर्या को और आपके जो परिणाम को प्राप्त होने की जहां तक बात की जाती है उसको वो कमजोर भी कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको और भी आपके अष्टक वर्ग से आपका परिचय करा दूं अगर, तो आपकी कुंडली में जिस विषय पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो हमें धन बचाने और अपने घर में सुखद माहौल बनाने पे विचार करना है। मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। आप एजुकेशन और भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। नौकरी इस कुंडली में ज्यादा अच्छी है, या तो दूसरे नंबर पे स्वयं का कारोबार, प्राइवेट नौकरी के योग इस कुंडली में संतुलन के साथ रहेंगे। बहुत ज्यादा संतुलित है, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं कह रहा। रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। धर्म को बल देने के लिए दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश चतुर्थी का व्रत आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस कुंडली में प्राप्त होने की स्थिति है, आप प्राप्त कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं, थोड़ा कम ही होगा। ये इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बिजली हमारे यहाँ नहीं है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।